और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए जा रहे हैं, तो वही हम लोग कंटिन्यू करेंगे और उनको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये यहाँ पर लूप है जो यहाँ पे लिखा, तो ये पढ़ना है हम लोगों को बच्चों। फिर डिफाइन मैग्नेटिकल डायपोल एंड मैग्नेटिकल डायपोल मोमेंट, राइट इट्स यूनिट एंड डायमेंशन। इस पे एक कॉइल रखी हुई है, ठीक है, और ये माना गया है कि ये कॉइल मैग्नेटिकल फील्ड के साथ कुछ एंगल पर है। ABCD एक कॉइल दिख रही है, रेक्टेंगुलर कॉइल दिख रही है जिसमें करंट आई जा रही है, वो मैग्नेटिकल फील्ड होती है कि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिकल फील्ड है, ठीक है। डेरिवेशन करने के साथ FAB पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, साइन जीरो की वैल्यू 0 होती है। इसी तरह से हम लोग निकालेंगे और तुम कहोगे निकलती कैसी डायरेक्शन, तो आप लोगों को याद होना चाहिए कभी भी फोर्स निकाल की तरफ लग रहा होगा BC वाले पार्ट पर, और जो CD पे AD पे लग रहा होगा वो नीचे की तरफ लग रहा होगा। कुल मिलाकर कॉइल ऐसे घूम रही है, कितनी होगी समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखो ध्यान रखना, जैसे मान लो हम लोग नेचुरलिटी क्या है, नेचुरल वेलकम टू शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। आज हम लोग मैग्नेटोस्टैटिस्टिक्स के टॉपिक टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप, जो कि यहाँ मेंशन नहीं है, ठीक है। करंट कैरिंग हेल्प नहीं, बल्कि यहाँ पे लूप की बात हो रही है, यहाँ लूप और मूविंग कॉइल कैलकुलेटर के बारे में चर्चा करनी है हम लोग को, ठीक है बच्चों। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इन चीजों पे, क्योंकि ये PYQs और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए जा रहे हैं, तो वही हम लोग कंटिन्यू करेंगे और उनको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो भी चीज आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे, तो उसको समझते जाइए, तो ध्यान दीजिएगा इस पे। सबसे पहली चीज संशोधन, तो यहाँ पे ये मॉडिफिकेशन ये है हम लोगों का कि सबसे पहली चीज तो ये यहाँ पर लूप है जो यहाँ पे लिखा, तो मूविंग टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप मूविंग कॉइल कैलकुलेटर के बारे में इस चैप्टर में बताया जा रहा है। कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करना बच्चों, देखते हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि क्या है, सबसे पहले PYQs क्या क्या डिस्कस करने हैं, हमें नहीं अभी इन सब रिसेंट में क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर, उनको देखना है। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों का बच्चों वो है क्या कि deduce an expression of torque due to current carrying coil which is kept in a मैग्नेटिकल फील्ड, तो ये पढ़ना है हम लोगों को बच्चों। फिर डिफाइन मैग्नेटिकल डायपोल एंड मैग्नेटिकल डायपोल मोमेंट, राइट इट्स यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ना है बच्चों हम लोग को। व्हाट इज अ बार मैग्नेट, हाउ इज इट डिफर फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये पढ़ना हम लोगों को। What happens when bar magnet is cut longitudinally and transversely, इसको फिर हम लोग को पढ़ना है। फिर two bar magnets having magnetical dipole moment M is inclined at an angle of 60 degree, find the resultant magnetical dipole moment of the system, ये हम लोग को पढ़ना है। साथ ही साथ एक कॉइल है, उसकी डायमेंशन गिवन है और नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, उसमें एम्पियर करंट गिवन है और वो मैग्नेटिकल फील्ड ऑफ 5 टेस्ला में रखा है और 30 डिग्री के एंगल पे है, टॉर्क बताना है कितना टॉर्क उस पर लगेगा। साथ ही साथ हम लोगों को एक बात और डिस्कस करनी है बच्चों, फाइंड द रेशियो ऑफ द एंगुलर मोमेंटम एंड मैग्नेटिकल मोमेंटम ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन व्हिच मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस। व्हाट इज द वर्क डन फेल्ट बाय द मैग्नेटिकल डायपोल हैविंग डायपोल मोमेंट दिस, और फिर इतना कितना है एम्पीयर मीटर स्क्वायर इज केप्ट इन अ मैग्नेटिकल फील्ड 0.2 एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ये हम लोगों को पता करना कितना वर्क डन इस पे होगा। तो बच्चों एक एक चीजों को डिस्कस करते हैं। तो हम लोग ये सब क्वेश्चन है आपके, आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये कि हम लोग इन चीजों को थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या कि यहाँ पर सबसे पहली चीज तो पहला क्वेश्चन कौन सा है हम लोगों का, वो देखते हैं। डेड्यूस एन एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क ड्यू टू करंट कैरिंग लूप, ये मैग्नेटिकल फील्ड है, ये मैग्नेटिकल फील्ड है, उसको थोड़ा देखिएगा, ये मैग्नेटिकल फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिकल फील्ड। इस पे एक कॉइल रखी हुई है A, B, C और D, और इसमें करंट I फ्लो कर रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। और ये माना गया है कि ये कॉइल मैग्नेटिकल फील्ड के साथ कुछ एंगल पर है, लेकिन हम दो कंडीशन है, जब इस तरह की कोई कॉइल है और मैग्नेटिकल फील्ड के साथ वो थीटा एंगल पर हो। ABCD एक कॉइल दिख रही है, रेक्टेंगुलर कॉइल दिख रही है जिसमें करंट आई जा रही है, वो मैग्नेटिकल फील्ड, ये हम लोगों का मैग्नेटिकल फील्ड है, ठीक है बच्चों। ये मैग्नेटिकल फील्ड है B, इस पे ये थीटा एंगल पर रखी है, तो इस पे जो टॉर्क आएगा उसका फॉर्मूला हम लोगों को याद रखना है, टाउ बराबर NIAB sin थीटा। उस पे जो टॉर्क फेल्ट होता है वो टाउ बराबर क्या होता है, NIAB sin थीटा, जहाँ N जो होता है वो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, I होती है करंट, इलेक्ट्रिकल करंट,
ए जो होती है वो एरिया होता है, बी जो होती है वो मैग्नेटिकल फील्ड होती है, बी होता है मैग्नेटिकल फील्ड, और थीटा जो होता है वो एंगल होता है, थीटा एंगल है, एंगल बिटवीन बी एंड एरिया वेक्टर। तो ये चीज है। अब हमको ये डेरिवेशन करना है, इसका तो करना ही करना है। साथ ही साथ यदि कॉइल ऐसे रखी होती, यदि कॉइल का ऐसे प्लेस्ड होता कि वो कॉइल जो होती वो इस मैग्नेटिकल फील्ड के साथ परपेंडिकुलरली रखी होती, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर जो है यहाँ पे देख सकते हो, इसका जो एरिया वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिकल फील्ड के साथ। इस केस में ये कॉइल है ABCD और इसमें करंट आई जा रही है, तो करंट कैरिंग कॉइल हो गई, ठीक। तो इस केस में जो मैग्नेटिकल जो टॉर्क आता है वो टाउ बराबर आता है NIAB, ठीक है। थीटा 90 डिग्री हो जाता है, आपको दिख रहा होगा साफ साफ। तो ये सब हमको डेरिवेशन को समझना है। तो क्या सीखना है हम लोग को, एक टॉर्क ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल विच इज केप्ट इन मैग्नेटिकल फील्ड, ये पता करना है, जिसका फॉर्मूला टाउ बराबर NIAB sin थीटा होता है। कॉइल करंट कैरिंग कॉइल है जिसमें आई करंट फ्लो कर रही है, वो मैग्नेटिकल फील्ड के साथ थीटा एंगल पर रखी है, और इसका एरिया वेक्टर क्या है A, इसका एरिया वेक्टर A है, B मैग्नेटिकल फील्ड है, थीटा एंगल पर रखा है, तो उसका टॉर्क हमको प्रूव करना है NIAB sin थीटा होगा। या दूसरा केस ऐसा हो कि वो जो कॉइल है वो मैग्नेटिकल फील्ड के साथ परपेंडिकुलर रखी है, मतलब उसका एरिया वेक्टर जो मैग्नेटिकल फील्ड के साथ परपेंडिकुलर हो, तो उस केस में टाउ बराबर NIAB प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करना है, इन बातों को समझना है। तो समझ में आ गया क्या प्रूव करना है। एक कॉइल होगी जिसमें करंट दी गई होगी, थीटा एंगल पर प्लेस्ड होगी मैग्नेटिकल फील्ड के साथ, इसका एरिया वेक्टर A होगा, नंबर ऑफ टर्न्स जो हम यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे हैं N है, मतलब वो कॉइल जो है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स N है। N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है बच्चों। तो थोड़ा सा हम लोग डेरिवेशन पे आते हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिकल फील्ड है, ठीक है। डेरिवेशन करने के स्टेप समझिएगा। इस पे एक कॉइल रखी हुई है, इस पे एक कॉइल रखी हुई है, उस कॉइल का नाम है ABCD, और याद रखना इसका एरिया वेक्टर कॉइल ABCD प्लेस्ड है, और इसमें करंट कितनी जा रही है, I करंट जा रही है, I करंट जा रही है बच्चों। और I करंट जब इस पे जा रही है B, और तो आपको पता है कॉइल है ABCD, इसमें I करंट फ्लो कर रही है मैग्नेटिकल फील्ड के साथ। बेसिकली जो कॉइल का एरिया वेक्टर है वो मैग्नेटिकल फील्ड के साथ थीटा एंगल पर है, मतलब 90 डिग्री पे है। देख सकते हो ये कॉइल है, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर, तो उसके ऊपर परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर ऊपर है, B इधर है, तो इनके बीच का एंगल 90 डिग्री। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं A वेक्टर और B वेक्टर जो है एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। अब ध्यान दो, हम लोगों को टॉर्क निकालना है बच्चों। एक बात ध्यान रखिएगा, आपको दिख रहा होगा क्योंकि रेक्टेंगुलर कॉइल है, तो मान लेते हैं इसकी जो लेंथ है वो L है रेक्टेंगुलर कॉइल की, और उसकी जो विड्थ है वो B है, ठीक है। तो आप लोग को याद होगा कि जब एक L लेंथ का कंडक्टर, कितने लेंथ का बच्चों, L लेंथ का कंडक्टर जिसमें I करंट जा रही है, वो मैग्नेटिकल फील्ड के साथ थीटा एंगल पर है, ठीक है। मैग्नेटिकल फील्ड मतलब B वेक्टर के साथ थीटा एंगल पर है, तो उस पर जो फोर्स लगता है हम लोगों ने डेरिवेट भी किया है, F इक्वल्स टू IBL sin थीटा होता है। क्या होता है F इक्वल्स टू IBL sin थीटा। L लेंथ का कंडक्टर जब मैग्नेटिकल फील्ड के साथ थीटा एंगल पर होता है, उसमें I करंट फ्लो करती है, तो उस पर जो फोर्स आता है F इक्वल्स टू IBL sin थीटा होता है। ये डेरिवेशन है मैग्नेटिकल फील्ड पे, तो याद रखिएगा L लेंथ के कंडक्टर में I करंट जाएगी, मैग्नेटिकल फील्ड के साथ थीटा एंगल पर है, और मैग्नेटिकल फील्ड का मैग्नीट्यूड B है, तब F बराबर IBL sin थीटा। अब यहाँ पर भी हम लोग करेंगे, तो देखिए टॉर्क हमको निकालना है, तो सबसे पहली चीज तो ये कि हमको फोर्स चाहिए। तो सबसे पहले, क्योंकि टॉर्क जो होता है, टॉर्क कभी भी निकालना हो तो याद रखिएगा टॉर्क जो होता है फोर्स अप्लाइड मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स अप्लाइड एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो दो फोर्स होते हैं जो कपलिंग करते हैं। बेसिकली कपलिंग फोर्स की चर्चा हो रही है यहाँ पे बच्चों, कपलिंग फोर्स की चर्चा हो रही है, ठीक है। तो जो टॉर्क होता है वो फोर्स अप्लाइड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो आपको बताओ ये जो I करंट है जब इसमें फ्लो कर रही है, ये B है, B मतलब B इज अ लेंथ की तरह ट्रीट करूं, और मैग्नेटिकल फील्ड के साथ तो पैरेलल रखा है। तो जब कभी भी कोई भी लेंथ मैग्नेटिकल फील्ड के साथ पैरेलल रखा होता है, तो बच्चों हम लोगों को याद रखना है सबसे पहली चीज तो ये कि हम FAB निकालेंगे, तो FAB में जब हम निकालेंगे तो IBL, L का काम कौन करेगा, क्योंकि I करंट जा रही है, लेकिन B मैग्नेटिकल फील्ड में भी रखा है, ठीक है, और L का काम कौन करेगा, B, और आपको पता है थीटा कितना हो जाएगा, 0 sin 0, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब FAB पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, sin 0 की वैल्यू 0 होती है। इसी तरह से हम लोग निकालेंगे BC पे फोर्स, तो जब BC पे फोर्स निकालेंगे तो IB लेंथ कितनी होगी, क्योंकि ये भी लेंथ L होगी, IBL sin 90 कितना होता है 1, जब 1 होगा तो क्या आएगा IBL आएगा। इसी तरह से हम लोग फोर्स निकालेंगे किस पे, CD पे, जब CD पे फोर्स लगाएंगे तो IB, फिर इसके बाद ये आपको फिर से पता है ये चीज B होगी, तो IBB sin 0 की वैल्यू, sin 0 ना बोलकर हम लोग क्या बोलेंगे 180 क्यों, क्योंकि अब इसकी करंट इधर की तरफ जा रही है और मैग्नेटिकल फील्ड इधर की तरफ है, तो दोनों के बीच का एंगल जो है
वो कितना हो जाएगा, क्योंकि बी लेंथ इधर की तरफ है और जबकि मैग्नेटिक फील्ड उस साइड है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री हो, तो 180 मतलब कितना होता है 0, तब भी फोर्स कितना होगा सी डी का 0 होगा, ध्यान रखना। फिर इसी तरह से हम लोग फोर्स किसका निकालेंगे, डीए का, डीए पर फोर्स निकालेंगे, तो डीए पर फोर्स तो आपको पता है। फिर जो लेंथ है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री पर है, तो इसका मतलब क्या होगा आई बी, फिर इसके बाद एल हो जाएगा और यहाँ पर क्या हुआ साइन एन टी, तो ये हो जाएगा 1, तो आई बी एल आ गया। अब आपको दिख रहा है कि दो फोर्स है, एक फोर्स इस पे लग रहा है, इस पर ए बी पर लग रहा है फोर्स, और एक फोर्स इस पे लग रहा है, कहाँ गया, देखो ए बी पर नहीं, ए बी तो 0 है, ए बी पर फोर्स कितना है 0, इस पे फोर्स 0 है, इस पे फोर्स 0 है, फोर्स किस पे लग रहा है, एक इस पे लग रहा है फोर्स और एक फोर्स इस पे लग रहा है बच्चों। तो ये दोनों फोर्स जो होते हैं ये टॉर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि एक कॉइल यदि घूमेगी तो कॉइल कैसे घूमेगी, आप दिमाग लगाओ कि कॉइल यदि फोर्स लग रहा है तो एक कॉइल को नीचे ले जा रहा है तो एक कहाँ ले जा रहा है ऊपर, क्योंकि कॉइल ऐसे घूमनी चाहिए, क्योंकि रीजन क्या है कि इन दोनों पे तो फोर्स लग नहीं रहा, तो ये कॉइल ऐसे तो नहीं घूम सकती, ये कॉइल कैसे घूमेगी ऐसे, ठीक है। तो अब एक दिमाग लगाओ, सबसे पहली चीज तो ये कि डेड्यूस एन एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क पूछा, तो टॉर्क निकालते कैसे, फोर्स अप्लाइड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जब फोर्स अप्लाइड की बात होगी तो हमको पता है कॉइल के हर एक हिस्से पे फोर्स निकालना पड़ेगा, एबी पे, बीसी पे, सीडी पे, डीए पे। एबी पर फोर्स हमने आपको बताया 0 है, बीसी पर फोर्स 0 नहीं आईबीएल है, सीडी पर फोर्स 0 है और डीए पर फोर्स कितना है आईबीएल है। तो कुल मिला के ए बी और कहाँ गया हम लोगों का ए बी और हम लोग का गया बीसी। ए बी देखो, एक तो सबसे पहले हमको दिख रहा है कौन सा फोर्स था जिसकी वैल्यू 0 थी, बीसी, बीसी और इसके बाद हम लोग का डीए, इन पे फोर्स 0 नहीं है, दे आर बोल सकते हो सो हम लोगों को कौन सा था, एडी, एफ एडी एंड एफ बीसी बोथ एक्ट एज कपलिंग फोर्स, both act as coupling force and perpendicular distance between them is b. Then torque जो होगा वो कितना होगा, फोर्स अप्लाइड, क्योंकि दोनों मिलकर बेसिकली कह सकते हो कपलिंग फोर्स बनाते हैं, तो कपलिंग फोर्स बना कौन रहे हैं, एक बना रहा है आईपीएल वाला, वो भी आईपीएल, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, वो इसको इधर घुमाएगा तो ये वाला इसको उधर घुमाएगा, और तुम कहोगे निकलती कैसी डायरेक्शन, तो आप लोगों को याद होना चाहिए कभी भी फोर्स निकालना होता है तो हमेशा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं। अब आपको भी पता है मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रखी है, करंट ऐसे जा रही है, तो फोर्स कहाँ लग रहा है ऊपर, तो ये इसको ये कॉइल ऐसे ऊपर जाएगी, तो मतलब ये इस वायर पे जो करंट जब नीचे जा रही है तो ये कॉइल पर जो फोर्स लग रहा होगा ऊपर की तरफ लग रहा होगा बीसी वाले पार्ट पर, और जो सीडी पे एडी पे लग रहा होगा वो नीचे की तरफ लग रहा होगा, कुल मिलाकर कॉइल ऐसे घूम रही होगी इसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में तो नहीं घूम सकती, तो ये बात का थोड़ा सा ध्यान देना है। तो कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कॉइल घूम तो रही है, तो दोनों कपल है, मतलब जब एक फोर्स दूसरे फोर्स को सपोर्ट करते हो हम उसको कपलिंग फोर्स कहते हैं। तो टाउ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, हम लोग को फोर्स अप्लाइड, तो अप्लाइड में दोनों ले सकते हैं क्योंकि हमको पता है कि एफ एडी एंड एफ बीसी, तो एडी और बीसी के मैग्नीट्यूड सेम है तो आईबीएल ले लो, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी इन दोनों के बीच की आपको दिख सकता है आईबीएल के बीच में, बी इंटू बी हो गया, तो टाउ इज इक्वल्स टू क्या होगा आई बी एल इंटू बी, तो आई टाउ इज इक्वल्स टू क्या हो गया आई बी ए, आई बी ए मतलब जो टॉर्क उस पे अप्लाइड होगा वो होगा आई इज अ करंट, बी इज अ मैग्नेटिकल फील्ड, ए इज अ एरिया वेक्टर, ठीक है, इनके मल्टीप्लाई के फॉर एन टर्न्स कॉइल, एन टर्न्स वाली कॉइल के लिए क्या होगा टाउ इज इक्वल्स टू हो जाएगा हम लोग का एन आई ए बी, तो यदि एन टर्न्स के लिए तो टाउ बराबर एन आई ए बी, वैसे जनरली क्या लगेगा आई बी ए, ठीक है बच्चों ध्यान रखिएगा। तो टाउ बराबर एन आई ए बी और टाउ बराबर आई बी होगा एक टर्न वाले के लिए, एन टर्न्स के लिए तो एन आई ए बी। और याद रखिएगा मान लेते हैं इफ कॉइल मेक्स थीटा एंगल with the field, then एरिया वेक्टर जो होगा ए डैश वो ए साइन थीटा टेक किया जाएगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो फॉर्मूला जो हम लोगों ने टाउ बराबर एन आई ए बी निकाला था वहां ए डैश कर लेंगे और ए डैश की वैल्यू रख देंगे एन आई ए साइन थीटा इंटू बी, ये बन जाएगा एन आई ए बी साइन थीटा। इस चीज का समझ। इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पे आते हैं, व्हाट इज अ मैग्नेटिकल डायपोल। मैग्नेटिकल डायपोल क्या है उसको समझ लो, ठीक है, उसको समझते हैं। अब ये देखिए भाई, इस पे आते डायरेक्टली, इसको देखते हैं समझते हैं भाई। मैग्नेटिकल डायपोल
इसके बाद देख सकते हैं ये कि हम लोग को क्या पूछा है, मैग्नेटिकल डायपोल। मैग्नेटिकल डायपोल, ये मैग्नेटिकल डायपोल क्या होता है, ठीक है, इसको समझो। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब हम कभी भी किसी भी कॉइल को मैग्नेटिकल फील्ड में रखते हैं तो कितना वो घूम जाती है, ठीक है, ऐसे समझ सकते हो। मैग्नेटिकल डायपोल क्या होता है कि मैग्नेटिकल डायपोल दो रिस्पेक्ट में देखा जाता है, एक आर्टिफिशियल और एक नेचुरल। आर्टिफिशियल यदि देखा जाए तो मैग्नेटिकल डायपोल का मतलब समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है, देखो ध्यान रखना। जैसे मान लो हम लोग नेचुरल की बात करते हैं, नेचुरल बार मैग्नेट की बात करते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बार मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। नॉर्थ पोल पे पोलैरिटी क्या होती है, प्लस एम, साउथ पोल पे क्या होती है, माइनस एम। तो याद रखिएगा कि नेचुरल बार मैग्नेट क्या होता है, जिसका दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। नॉर्थ पोल पे प्लस एम पोलैरिटी होती है, पॉजिटिव मैग्नेटिकल पोलैरिटी होती है, माइनस एम मतलब नेगेटिव मैग्नेटिकल पोलैरिटी, और उनके बीच की सेपरेशन कितनी होती है, 12। तो याद रखिएगा, when two magnetical polarity having equal magnitude but and opposite nature are kept at very small distance, then this system is called मैग्नेटिकल डायपोल। मतलब समझिए आप, कोई नेचुरल बार मैग्नेट है और उसके दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल पे जो पोलैरिटी होती है प्लस एम होती है, साउथ पोल पे माइनस एम, और उनके बीच की सेपरेशन 12 है। तो बार मैग्नेट के दोनों एंड पे लिखा है when two magnetical polarity having equal magnitude and opposite nature are kept at very small distance, ठीक है, then this system is called मैग्नेटिकल डायपोल। उसको हम लोग मैग्नेटिकल डायपोल, तो बेसिकली हम नेचुरल बार मैग्नेट को भी मैग्नेटिकल डायपोल ही मानते हैं, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। दूसरी डेफिनेशन क्या होगी, when any current carrying coil is kept in a magnetical field, then it felt torque, and rotated it in field, and this phenomena is called मैग्नेटिकल डायपोल। उस फिनोमेना को हम लोग मैग्नेटिकल डायपोल के नाम से जानते हैं, बच्चों। तो आप देख सकते हो मैग्नेटिकल डायपोल दो रिस्पेक्ट में, नेचुरल बार मैग्नेट के रिस्पेक्ट में, पोलैरिटी के रिस्पेक्ट में बात कही जा रही है। दोनों चार्जेस में, तो दोनों मैग्नेटिकल पोलैरिटी जिसके इक्वल मैग्नीट्यूड है, अपोजिट नेचर है और बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे, तब भी हम उसको मैग्नेटिकल डायपोल कहेंगे। और यदि किसी भी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिकल फील्ड में रखते हैं तो उसमें क्या लगता है, देन इट फेल्ट टॉर्क एंड रोटेटेड इन द मैग्नेटिकल फील्ड, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड मैग्नेटिकल डायपोल, ठीक है। इसको हम लोग समझ लेते हैं। अब इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देखिए सबसे पहली चीज तो ये कि यहाँ पर एक बात को हमें समझनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज तो क्या कि जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से फॉर्मेचुअल बनेंगे, जिससे एग्जाम में हमें चीजें और बेहतर तरीके से करनी है, तो उनको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर तो चीजें और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएंगी। देखिए इसके बाद है मैग्नेटिकल डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिकल डायपोल मोमेंट क्या है उसको देखिए, तो चीजें और क्लियर होती हैं। अब देखो मैग्नेटिकल डायपोल तो पढ़ लिया था आपने, मैग्नेटिकल डायपोल मोमेंट पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग को मैग्नेटिकल डायपोल मोमेंट क्या है इसको समझते हैं।
मैक्रो डायपोल मोमेंट क्या है उसको समझ लेते हैं। तो चीजें और तरीके रुकती हैं, देखिए ठीक है। मैग्नेटिकल डायपोल मोमेंट क्या है? मैग्नेटिकल डायपोल मोमेंट, ठीक। देखिए आपको ये बात पता है कि as we know that torque experienced by current carrying coil is tau is equals to ni ab sin theta, ठीक। कोई भी करंट कैरिंग कॉइल है उसमें जो टॉर्क होता है टाउ बराबर ni ab sin theta होता है। कंपेयर टॉर्क विथ टॉर्क ऑफ इलेक्ट्रिकल डायपोल which is tau is equals to b sin theta। तो जब हम इससे कंपेयर करेंगे तो बच्चों आपको दिख रहा है कि b का काम E कर रहा है, sin थीटा का काम sin थीटा कर रहा है, तो p का काम कौन कर रहा है? NIA। p का काम कौन कर रहा है? NIA। आपको ये बात पता है कि टॉर्क एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कॉइल जो होता है वो टाउ बराबर NIAB sin थीटा होता है, और हम इस मैग्नेटिकल फील्ड के टॉर्क को हम कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड के टॉर्क से, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो टॉर्क होता है वो टाउ बराबर b sin थीटा जैसे कंपेयर करेंगे तो sin थीटा की जगह sin थीटा है, b की जगह e है, और प्लस NIA जो है वो p के बराबर है। तो जब p बराबर क्या है? NIA है, तो हम p को एक नया नाम देते हैं m बराबर NIA। तो जो m बराबर NIA है या m जो आएगा इसको हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिकल डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट। तो पेपर में जब आएगा तो आप इस तरह से चीजों को समझाएंगे, ठीक है, ठीक। तो याद रखिएगा जो मैग्नेटिकल डायपोल मोमेंट होता है ये किसके लिए वैलिड है? पहले तो ये ध्यान रखो, ये आर्टिफिशियल सोर्सेस के लिए फॉर्मूला है, आर्टिफिशियल सोर्स के लिए, ठीक है। क्योंकि आर्टिफिशियल क्योंकि करंट होगी तो ही हम लोग का डायपोल मोमेंट आएगा, ठीक है। नेचुरली तो नहीं, आर्टिफिशियल। जब करंट जिसमें भी होगी, जिसमें भी वायर में करंट जा रही होगी, जिस कॉइल में भी करंट जा रही होगी, उस पर मैग्नेटिकल डायपोल मोमेंट m बराबर NIA से निकल गया। बात आती है यूनिट एंड डायमेंशन क्या है, तो यूनिट की बात कर लो। तो मैग्नेटिकल डायपोल मोमेंट की यूनिट क्या होगी? तो आपको भी दिख रहा है कि n की यूनिट तो कुछ नहीं होती, I की होती है एम्पियर, और एरिया की क्या होती है? L-2। तो क्या बन जाएगी यूनिट? L-2A। और यूनिट नहीं, डायमेंशन हो गई, तो यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों हम लोग का? ये हम लोग को ये ध्यान रखना है, यूनिट होगी एम्पियर, I की एम्पियर होगी, एरिया की क्या होगी? मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन की बात कीजिए तो डायमेंशन क्या होगी? डायमेंशन हो जाएगी हम लोग की क्या? A माइनस L-2। तो हम इसको सही से लिख लें तो L-2, क्योंकि पहले L आएगा फिर A। तो सीखा ही हमने कि जो टॉर्क एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कॉइल होता है वो टाउ बराबर NIAB sin थीटा होता है। उसको फिर हम कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट से। इलेक्ट्रिकल डायपोल पे जो टॉर्क लगता है टाउ बराबर p sin थीटा से, तो p इक्वल्स टू NIA आएगा। p की वैल्यू NIA, जहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं जो कांस्टेंट है, I एम्पियर और a मीटर स्क्वायर। तो यूनिट बनेगी एम्पियर मीटर स्क्वायर और डायमेंशन बनेगी L-2A, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोगों का वो ये है कि व्हाट इज अ बार मैग्नेट एंड हाउ इज डिफर फ्रॉम। तो बार मैग्नेट क्या होता है उसको देख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। देखिए बार मैग्नेट, देखिए पहली बात तो याद रखेंगे, इट इज अ नेचुरल मैग्नेट। इट इज अ नेचुरल मैग्नेट, पहली बात इंपॉर्टेंट। इट हैज टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस बार मैग्नेट में नॉर्थ पोल से चलती हैं, साउथ पोल की तरफ जाती हैं, फिर साउथ से कहाँ जाती हैं? नॉर्थ पे। इस चीज का ध्यान रखिएगा, बाहर नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, अंदर साउथ से नॉर्थ। इस पे फील्ड ऑफ लाइंस क्या होंगी? निकलेंगी, और इस पे क्या होंगी? अंदर की तरफ जाएंगे। तो एक नेचुरल मैग्नेट होता है, इसके दो पोल्स होते हैं, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है।
इसके अपने आप एक पोलरिटी जनरेट होती है, नॉर्थ पोल पे प्लस एम और इस पे माइनस एम, और इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है एम, और इनके बीच की सेपरेशन जो ली जाती है वो ली जाती है 12। तो जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है बार मैग्नेट का वो m इंटू 12 होता है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट से क्यों डिफरेंस है, याद रखना, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन करंट, ये करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करती, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन करंट, डज नॉट डिपेंड अपॉन करंट, ये करंट पे डिपेंड नहीं करती, ये एक आर्टिफिशियल सोर्स नहीं है, ठीक है। ये अपने आप मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन करंट एंड इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड ओन, इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, it produces magnetical field without current, बिना करंट के मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या बच्चों, इसको भी देख लो। इलेक्ट्रोमैग्नेट इट इज अ artificial magnet, it is an artificial magnet, ठीक है। एग्जाम्पल इसके देखे जाए तो हम लोग की क्या, सोलेनोइड, करंट कैरिंग कॉइल, ठीक है। when any ionic, when any ferromagnetic material is kept in magnetical field, is kept in a magnetical field B, is kept in a magnetical field, when any ferromagnetic material is kept in a magnetical field B, then it is made, then it made electromagnet, when any ferromagnetic material is kept in a magnetical field then it made electromagnet. दूसरी चीज, it is a temporary magnet, without electricity, without current